यहाँ से 1 मार्क के भी क्वेश्चन आएंगे और यहाँ से 5 मार्क के भी क्वेश्चन आएंगे। यानी कि मोटा मोटी अगर बात करें 1 नंबरी से लेकर के 2 नंबरी से लेकर के 5 नंबरी तक का जो क्वेश्चन है वो यहाँ से रह सकता है, और टॉपिक है कुछ नहीं। बात समझ रहे हैं ना। अब इसमें अगर इसका आप थ्योरी याद करते हैं, थ्योरी मतलब समझ रहे हैं, लिखा पढ़ी वाला चीज़ अगर आप याद करते हैं मान लीजिए, तो आपको इतना रट लीजिए, आपका काम चल सकता है। लेकिन अधिकांश बच्चे ऐसे होते हैं जो याद करने से कतराते हैं कि भाई हमसे याद फ्याद वाला झंझट हटाओ, मोटा मोटी बात बताओ कि कैसे इसमें हम नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो वैसी स्थिति में हम आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, बच्चों को पौधा बनाएंगे चिक्कन चुनमुन, हाँ, चिक्कन चुनमुन पौधा बना के बढ़िया से नंबर ले आएंगे। कैसे ले आएंगे सो आप देख लीजिए। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन एक गो रहेगा, जवाब भी वही रहेगा, बस डिपेंड करता है कितना फिगर बनेगा, यह निर्भर करता है इस बात पर कि हमसे क्वेश्चन कितना मार्क का पूछा गया है। बात समझ में आ रहा है, आंसर भी वही रहेगा। अब फिगर की संख्या कितनी बढ़ेगी या डिपेंड करता है इस बात पर, या इस बात पर निर्भर करती है कि क्वेश्चन जो पूछा गया है वह 2 नंबर का है या फिर 5 नंबर का है। अगर 2 नंबर का रहेगा तो उस हिसाब से हम लोग फिगर को बनाएंगे, अगर 5 नंबर का रहेगा तो उस हिसाब से हम लोग उस फिगर को बनाएंगे। तो डिपेंड करता है कि कितने नंबर का वो क्वेश्चन है। अब अगर बात मुद्दा मुद्दी आते हैं हम लोग टॉपिक पे, तो कुछ नहीं करना है, एक पौधा आपको क्या कर लेना है, सुंदर सन बना देना है। पौधा मान लीजिए बना दिए हैं, सपोज करिए कि कोनो पौधा है। अब इस पौधा से एक क्या किए हैं बुआ कि एक तना को हम लोग काट लिए हैं, तना मतलब ठाड़ को एगो काट लिए हैं। अब इस ठाड़ को क्या किए हैं, तो एगो बीकर में लगा दिए हैं, और इस बीकर में कुछ पोषित माध्यम हम लोग डाल दिए हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग यह देख रहे हैं कि इस बीकर में जिस तना को हम डाले थे कुछ पोषित माध्यमों के द्वारा, अब उसमें से क्या हुआ है बुआ कि जड़ का विकास होने लगा है। अब देख रहे हैं अगले में कि भाई उसमें पत्ता का भी विकास हो गया है। कि पत्ता का भी विकास हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस पौधा को यहाँ से निकाल लिए हैं, इसको क्या किए हैं कि एगो गमला में लगा दिए, हो गया खत्म। यानी कि इस तरीका से अगर क्वेश्चन आपके पास आवे कि सूक्ष्म प्रवर्धन या उत्तक संवर्धन को चित्र की सहायता से बतावे, या आपसे ऐसे पूछ दे कि सूक्ष्म प्रजनन का आधुनिक युग में काफ़ी अधिक उपयोग किया जा रहा है, इसका क्या वजह है, या फिर इसके इसी क्वेश्चन को कुछ घुमा करके ऐसे आपसे पूछ दे कि बहुत ही कम समय में अगर अधिक पादप की प्राप्ति करना हो। शिवशंकर जी कह रहे हैं कि छापना है सर, नहीं भाई छापना नहीं है, इसको पहले समझना है हम क्या कह रहे हैं। तो या फिर इसी टॉपिक से क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ दे कि अगर बहुत ही कम समय में अधिक पादप की प्राप्ति करनी हो, यानी कि बहुत ही कम समय में अगर अधिक पौधा बनाना हो या अधिक पौधा प्राप्त करना हो, तो ऐसी स्थिति में जिस तकनीक का प्रयोग करते हैं उसको चित्र की सहायता से बतावें। तो सब कुछ का आंसर एक को यही रहेगा, उसमें विशेष मत्था लगाने वाला गप नहीं है। अब है कि भाई हाँ जा रहे हैं वहाँ पर। तो अब डिपेंड करता है कि इसके बारे में कैसे हम लोग इसको डील किए हैं। नॉर्मली इस तरीका से एक पौधा लिए हैं, उसका एक तना काटे हैं, उस तना को बीकर में डाले हैं, उस बीकर में डालने के बाद कुछ पोषित माध्यम डाल दिए, तो देखें कि कुछ जड़ का विकास हो गया है। जड़ के विकास के बाद देखें उसमें कुछ पत्ता का भी विकास हो गया है, पोषित माध्यम अभी भी उसमें है। ठीक है, अब उस पौधा को हम लोग शिशु पौधा को, नवजात पौधा को उस बीकर से निकाल के बाहर ले आए हैं, उसको अब गमला में लगा दिया, हो गया कहानी खत्म। इतना ही चीज़ें इसमें है, यानी मोटा मोटी ई हो गया ए, ई बी, ई सी, डी, ई, एफ और जी। अब इस फिगर बनाने के बाद अगर मान लीजिए कि 2 मार्क में हमसे पूछा गया है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इतना करके भी यहाँ पर भी पौधा का विकास करके यहाँ से सीधे गमला में ला के लगा देंगे। लेकिन अगर 5 मार्क में पूछा है तो इसमें हल्का सा लॉजिक लगाइएगा, क्या करिएगा कि एगो में एगो पत्ता बनाइएगा, एगो में 2 गो पत्ता और बढ़ाइएगा, एगो में 3 गो जेरा और बढ़ाइएगा, मतलब अपना फिगर बनाते चलना है अगर बैठिए फुर्सत में है तो। अब इतना फिगर बनाने के बाद हम नीचे में क्या लिखेंगे कि उपरोक्त चित्र में निम्न प्रक्रियाएं
निम्न प्रक्रियाएं की गई है। कौन कौन सी प्रक्रिया की गई है भाई? ए में लिख देंगे। ए में क्या किए हैं आप? कुछ किए हैं? नहीं किए हैं। ए में क्या किए हैं तो लिख देंगे कि एक एक जनक पौधा लिया। बी में क्या किए हैं कि जनक पौधा से एक तना को काटा, यानी कि इस पौधा से एक तना को काट लिए हैं। सी में क्या किए हैं, अब उस तना को एक बीकर में एक पोषित माध्यम के द्वारा डाल दिए हैं। डी में क्या किए हैं, उस तना में कुछ जड़ का विकास हुआ है। ई में क्या हुआ है, कुछ पत्तियों का भी विकास हो गया है। और एफ में क्या हुआ है, जब शिशु पौधा बन चुका है उसको अलग कर लिया है बीकर से। और जी में क्या किए हैं कि शिशु पौधा को एक गमला में लगा दिए। यानी कि जो जो क्रियाएं हम इसमें कर रहे हैं उन सभी क्रियाओं को, उन सभी घटनाओं को आपको क्या करना है कि बस फिगर के माध्यम से दर्शा करके आ जाना है। बात समझ में आ रही है? अगर किसी बच्चे को समझने में कहीं पर किसी प्रकार का कोई दिक्कत रहा हो तो आप बता सकते हैं। इसको समझना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और आपको नंबर दे करके जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे को कि उत्तक संवर्धन या सूक्ष्म प्रजनन समझने में कठिनाइयाँ हो रही है, दिक्कत हो रहा है, तो आप बता सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से इसमें कुछ खास है नहीं। हम लोग क्या किए हैं कि एक पौधा लिए हैं, उस पौधा से एक तना को काटे हैं, उस तना को एक बीकर में डाले हैं। बीकर में डालने के बाद हम लोग यह देख रहे हैं कि उसमें कुछ रासायनिक पदार्थों का समावेश किए हैं। उसके बाद हम लोग देखें कि उसमें कुछ जड़ का विकास हुआ है। जड़ के विकास के बाद देखें कुछ पत्तियों का विकास हुआ है। पत्तियों के विकास के बाद उस पौधा को अलग किए हैं। उस पौधा को अलग करने के बाद उसको गमला में डाले हैं। हो गया, बात खत्म है। इतना ही चीज़ें तो हुई है इसमें। तो अभी भी अगर किसी बच्चा को कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं। अगर किसी बालक या बालिका को कहीं पर दिक्कत है इस टॉपिक को समझने में तो कह सकते हैं, उसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। एक घनश्याम राज हैं, कह रहे हैं कि थोड़ा एक बार और हो जाए। एक दिलखुश समाज ऑफिशियल कह रहे हैं कि इसका शॉर्टकट परिभाषा जरा बताएं। शॉर्टकट, अब इससे शॉर्टकट क्या होगा भाई? दिलखुश भाई हमको आप ही बताइए, अब इससे शॉर्टकट क्या हो सकता है? इसे इसमें तो कोनो कुछ कर भी नहीं किए हैं। नॉर्मली हम आप क्या किए हैं कि एक पौधा लिए हैं, उस पौधा से एक तना को काटे हैं, मतलब वो ठहर को, मतलब जो जो इस फिगर में हो रहा है उसी वही परिभाषा है। अगर 5 नंबर में पूछे या 2 नंबर में पूछे या कुछ पूछे, बस फोटो बना करके जो जो चीज़ किए हैं उसको लिख देंगे, वही हो गया, खत्म। इसमें परिभाषा का आवश्यकता नहीं है। इसमें इसमें परिभाषा नहीं चाहिए। जो जो चीज़ें फिगर में हो रहा है बस उसको क्या कर लेना है, यहाँ पर आपको लिख करके आ जाना है। ठीक है, चलिए अब बताइए। अब बताया जाए, किसी बच्चे को अगर दिक्कत हो तो। जी जी बिल्कुल, आलोक जी हैं कोठरा निवासी। चलिए धन्यवाद। ठीक ठीक, इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट, वैसे हम इसको ग्रुप में सेंड कर देते हैं। और कोई बच्चा जिसको दिक्कत हुई समझने में तो थोड़ा बता सकते हैं। अगर मान लीजिए कि सूक्ष्म प्रवर्धन या उत्तक संवर्धन समझने में किसी बच्चा को कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं, क्योंकि ऐसा मान करके चलिए कि भाई आपको आना चाहिए। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वैसी स्थिति में अगर मान लीजिए कि आपको सूक्ष्म प्रवर्धन या उत्तक संवर्धन नहीं आ रहा है तो भाई गड़बड़ है। क्या है कि ये फिगर आपको आना ही चाहिए। हैं कोई ऐसे बच्चे जिनको दिक्कत हो सूक्ष्म प्रवर्धन उत्तक संवर्धन समझने में तो बताइए। शिव शंकर जी कह रहे हैं कि आगे बढ़ा जाए। ठीक 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 ठीक, चलिए चलिए। एक बालक कह रहे हैं ग्रुप में नहीं है। देखिए अभी ग्रुप से भी टूर मार के आ चुका है। अरे भाई ग्रुप में क्लास खत्म होने के बाद भेजेंगे ना, अभी कैसे भेज देंगे ग्रुप में? क्लास खत्म होगा उसके बाद हम सेंड कर देंगे ग्रुप में। ठीक है, चलिए चलिए, ठीक ठीक।
तो इसी तरीके से जो भी अगर मान लीजिए कि आपके पास अगर 2 मार्क के क्वेश्चन आवे या 5 मार्क के क्वेश्चन आवे, तो ऐसी स्थिति में आपको छोड़ना नहीं है। नॉर्मल सी बातें हैं कि जो जो फिगर में हो रहा है बस वही उतना ही को आपको क्या कर लेना है कि लैंग्वेज में लिख करके वहाँ से आ जाना है, ठीक है। विशेष मत्थापच्ची वाला बात नहीं है। अगर ई ऑप्शन नंबर ए था, अगर ऑप्शन ए आपको न समझ में आवे तो आपके पास ऑप्शन बी भी है। तो ऑप्शन बी में आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं कि रट करके आइए, रट करके जाइए। सूक्ष्म संवर्धन, अरे सूक्ष्म संवर्धन नहीं है भाई, सूक्ष्म प्रवर्धन है, सूक्ष्म प्रवर्धन है और उत्तक संवर्धन है। तो आप एगो का इधर से लेकर उधर टाल दिए हैं, टान दिए हैं भाई, गड़बड़ बात है। इसको यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ नहीं टानिए, जो जहाँ है उसको वहीं रहने दीजिए। चलिए अब आते हैं, एक टॉपिक है आपके पास, यहाँ से भी कभी कभी 2 मार्क के क्वेश्चन पूछ देते हैं। वो टॉपिक यह है कि आपसे कभी कभी पूछ दिया कि अलैंगिक जनन के महत्व के बारे में बताइए कि अलैंगिक जनन का क्या महत्व है। आपको जब ये चैप्टर हम शुरू किए थे तो उसी समय आपको बताए थे कि चैप्टर बड़ी हलवा है, बस क्या है कि इसको समझना कहीं थोड़ा बारीकी ढंग से पड़ता है, ताकि आपको कहीं पर भी किसी प्रकार का कंसेप्ट में डाउट ना रहे। क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पास अगर डाउट है तो आया हुआ क्वेश्चन भी, आया हुआ जवाब भी आप क्या कर सकते हैं कि छोड़ करके वहां से आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो आप अपने कंसेप्ट को क्या करते चलिए कि क्लियर करते चलिए। जैसे देखिए कि यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि अलैंगिक जनन के महत्व के बारे में बताइए। तो जिस समय में याद करिए, जिस समय में शिवशंकर जी का एक सर लाइक ठोक दिए हैं, चलिए चलिए धन्यवाद आपका, लाइक ठोके हैं इसके लिए। हाँ, तो ये कह रहे थे कि अलैंगिक जनन के महत्व के बारे में जब पूछा गया आपसे, तो हम ये कह रहे थे कि अलैंगिक जनन के बारे में इससे संबंधित जो भी पॉइंट था उसके बारे में जब भी चैप्टर शुरू हुआ था, तो मेरे ख्याल से डे फर्स्ट का जो क्लास होगा उसी में इसकी चर्चा कर चुके थे। अगर जो लोग नहीं देखे हैं तो जा करके वो वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में होगा, बिहार बोर्ड हिंदी बायोलॉजी हिंदी शायद 12th करके होगा प्लेलिस्ट, उसमें देखिएगा कि ये वीडियो मिल जाएगा डे 1 वाला। वहाँ पर बताया गया है अलैंगिक जनन के महत्व के बारे में। वैसे जो लोग नहीं देखे हैं तो उनके लिए थोड़ा एक बार हम चर्चा यहीं पे कर दें। इसमें कुछ कोनो बड़का रॉकेट साइंस नहीं था, नॉर्मली हम लोग को जितना बताए थे कि अगर आप याद करना ना चाहें, अपनी मेहनत से बचना चाहें, तो वैसे स्थिति में आप क्या कर सकते हैं कि जिस प्रकार से अलैंगिक जनन के बारे में जो भी चीज़ें आप जानते हैं, जैसे कि अलैंगिक जनन में एक जनक भाग लेते हैं, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है, इसमें निषेचन नहीं होता है, इसमें क्लोन बनता है और इसमें संतान की उत्पत्ति बहुत ही कम समय में हो जाती है। ये तमाम पॉइंटों को आप क्या कर सकते हैं कि अलैंगिक जनन के महत्व के रूप में भी आप क्या कर सकते हैं, उसको लिख करके आ सकते हैं, तो काम आपका चल सकता है। बात बुझ रहे हैं गुरु? चलिए, जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो आपका जो दर्शन होता है वह होता है हानि से, यानी कि अलैंगिक जनन की क्या क्या हानियां हैं। या हाँ, ये भी पूछ सकता है, मान लीजिए सपोज आपसे कि ऐसा तो नहीं कि किसी चीज़ का हमेशा लाभ ही होगा, कुछ कुछ हानियां भी होती है, तो वो भी चीज़ें आपको क्या करना पड़ेगा कि ध्यान में रखना पड़ता है कि अलैंगिक जनन की क्या हानि हो सकता है। कहाँ गया? यहाँ हानि क्या हो सकता है। सपोज करिए कि अलैंगिक जनन में नॉर्मली अलैंगिक जनन के द्वारा जो संतान उत्पन्न होते हैं उनके जीने की जो संभावनाएं होती है वो काफ़ी कम होता है। इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन में चूंकि क्लोन बनता है, नहीं समझे बातों को, यानी कि अलैंगिक जनन की अगर हानि की चर्चा किया जाए, मान लीजिए डिसएडवांटेज की चर्चा किया जाए, तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग यह कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन के थ्रू जो संतान उत्पन्न होते हैं वो आमतौर पर क्या होते हैं कि वो क्लोन होते हैं। क्लोन कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से जनक होंगे, जिस प्रकार से माता पिता हैं, उसी प्रकार से वह संतान होगा, और यही कारण है कि वो अलैंगिक जनन से उत्पन्न हुआ है। यानी कि अलैंगिक जनन से जो भी संतान उत्पन्न होते हैं वो अपने माता पिता के, यानी कि वह अपने जनक के हूबहू होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। और यही कारण है कि इसका जैव विकास की प्रक्रिया में कोई खास योगदान नहीं होता है। नहीं समझे बातों को? यानी कि इवोल्यूशन में इसका कोई योगदान नहीं होता है। किसका कोई योगदान नहीं होता है? तो अलैंगिक जनन का कोई योगदान नहीं होता है, क्योंकि इससे जो संतान उत्पन्न हो रहे हैं उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ही नहीं आपको देखने को मिलेगा, और जिसकी वजह से ये बदलते वातावरण के अनुसार अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से इनके विलुप्त होने की संभावनाएं भी काफ़ी प्रबल रहती है। यानी कि इनके गायब होने की संभावना बनी रहती है। जिस प्रकार से डायनासोर गायब हो गया उसी प्रकार से इसके भी गायब होने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि ये बदलते वातावरण के अनुसार अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं करना
कर सकते हैं और न ही करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से जनक होते हैं एग्जैक्ट कॉपी अपने माता पिता के ये भी होते हैं, और जिसका परिणाम यह आता है कि इनके विलुप्त होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए तब आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो आप प्रवेश कर जाते हैं किसमें बुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यानी कि लैंगिक जनन में। और यह चैप्टर भी काफ़ी मायने रखता है बोर्ड एग्जाम के, सॉरी चैप्टर कह रहे हैं, ये टॉपिक भी काफ़ी मायने रखता है बोर्ड एग्जाम के लिए। कौन सा, लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब इस चैप्टर की शुरुआत हुई होगी तो वहीं पर हम चर्चा किए थे किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। कुछ झलक हम लोग वहाँ पर देखे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, यानी कि लैंगिक जनन के बारे में कुछ पॉइंट का अध्ययन भी हम लोग वहाँ पर कर चुके हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, यानी कि लैंगिक जनन क्या होता है, इसकी चर्चा हम लोग वहाँ पर किए थे। जैसे कि मान लीजिए अगर जनन या प्रजनन की हम लोग जब चर्चा किए थे वहाँ पर थोड़ा एक हल्का बैक जाएंगे तो बताए थे कि बुआ अपने समान संतान की उत्पत्ति करना ही क्या है, जनन या प्रजनन है, जो कि आमतौर पर कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन। ठीक है, इसके बारे में जितना जानकारी आपको चाहिए था अलैंगिक जनन के बारे में, यानी कि अंग्रेजी में बात करें तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जितनी जानकारी चाहिए थी आपको, वो मेरे हिसाब से कमोबेश आपको मिल चुका है अलैंगिक जनन के बारे में। अब जो हमें जानना है वह जानना यह है लैंगिक जनन के बारे में। लैंगिक जनन के बारे में सबसे पहले हम लोग यह देखे थे कि इसमें मोटा मोटी अगर बात करें तो कितने जनक भाग लेते हैं, 2 जनक भाग लेते हैं, यानी कि संतान की उत्पत्ति करने के लिए किसी भी लैंगिक जनन की प्रक्रियाओं में कितने जीव की आवश्यकता होगी, तो 2 जीवों की आवश्यकता होगी, जिसमें कंडीशन है। कंडीशन यह है कि जिसमें 2 जीव जो होगा उसमें एगो तो मेल होगा और एगो क्या होगा, फीमेल होगा, यानी कि एक पुरुष चाहिए और एक स्त्री चाहिए। यानी यहाँ पर एक परिभाषा के रूप में भी हम लोग कह सकते हैं कि लैंगिक जनन के थ्रू, यानी कि लैंगिक जनन के द्वारा जो संतान उत्पन्न होते हैं उनके उत्पन्न होने की प्रक्रिया में रविराज जी हैं, चलिए धन्यवाद। उनके उत्पन्न होने की प्रक्रिया में कितने जीव भाग लेंगे, तो उनके उत्पन्न होने की प्रक्रिया में 2 जीव भाग लेते हैं, जिसमें कि एक पुरुष होता है और एक स्त्री होती है। इतना चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ता है। इसके अलावा लैंगिक जनन की प्रक्रिया में ही एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि इसमें युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक के बारे में बताए थे, अगर जो लोग नहीं क्लास किए थे तो वो अभी देख सकते हैं। युग्मक जो होते हैं वो हमारे आपके शरीर की वह कोशिका होती है जिसमें यह क्षमता होता है कि यह संतान की उत्पत्ति कर सकता है। नहीं समझे बातों को, अगर युग्मक के बारे में अगर आपसे कभी कोई पूछ दे कि युग्मक क्या होता है, तो वैसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि हमारे आपके बॉडी की वह कोशिकाएं या वह सेल जिसके पास यह क्षमता है कि वह संतान की उत्पत्ति कर सकता है, वैसी कोशिकाओं को ही हम लोग क्या कहते हैं, युग्मक कहते हैं, यानी कि गैमीट कहते हैं। गैमीट आमतौर पर 2 प्रकार के होते हैं युग्मक, जैसे कि एक होता है बुआ नर युग्मक और एक होता है मादा युग्मक। मादा युग्मक, अगर नर युग्मक की चर्चा करें तो नर युग्मक क्या होता है, शुक्राणु होता है, और मादा युग्मक क्या होता है, अंडाणु होता है। यानी मोटा मोटी बात करें तो लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होगा, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु बनते हैं। उसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि इसमें निषेचन की प्रक्रिया भी क्या होती है बुआ, निषेचन होती है। निषेचन क्या होता है, इस शुक्राणु अंडाणु के मिलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कह सकते हैं, निषेचन कह सकते हैं। तो इतना पॉइंट भी अगर आप ध्यान रख लें मेरे ख्याल से तो पर्याप्त है आपके लिए। यानी पहला पॉइंट क्या बोले हैं कि इसमें 2 जनक भाग लेंगे, यानी किसी भी संतान की उत्पत्ति करने के लिए, किसी भी जीव में संतान की उत्पत्ति करने के लिए 2 जीवों की आवश्यकता होती है, जिसमें कि एक पुरुष होना चाहिए और एक स्त्री होनी चाहिए। इसके अलावा हमें यह भी ध्यान रखना है कि लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होता है। जब कभी भी युग्मक की चर्चा होती है तो उसके लिए आपको ये पॉइंट आपके ब्रेन में आना चाहिए। बताए थे कि और अभी भी बताए हैं कि युग्मक क्या होता है, तो युग्मक के बारे में आपको इतना ध्यान रखना है। संतलाल जी हैं, चलिए धन्यवाद। युग्मक के बारे में आपको इतना ध्यान रखना है कि हमारे आपके शरीर की वह कोशिका जिसके पास यह क्षमता है कि वह संतान की उत्पत्ति कर सकता है, वैसे कोशिकाओं को हम लोग क्या कहते हैं, युग्मक कहते हैं। जो युग्मक आमतौर पर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है नर युग्मक और एक होती है मादा युग्मक। नर युग्मक की चर्चा कर लें तो वह शुक्राणु होता है, जबकि मादा युग्मक की चर्चा करें तो वो अंडाणु होता है। तो यही सारी चीज़ें बताए हैं कि इसमें युग्मक का निर्माण होता है। इसके अलावा हमें ध्यान रखना है कि इसमें निषेचन की प्रक्रिया होगी। निषेचन की अगर बात कर लें हम लोग तो कुछ नहीं होता है, शुक्राणु अंडाणु के मिलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कह सकते हैं, निषेचन कह सकते हैं।
इसके अलावा जो पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि इसमें क्लोन नहीं बनता है, क्लोन नहीं बनता है। और क्लोन के बारे में विस्तार से आप इसमें पढ़ चुके हैं अलैंगिक जनन में। क्लोन के बारे में आपको बताए थे कि क्लोन क्या होता है। यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछता भी है क्लोन से कि क्लोन क्या होता है। तो क्लोन के बारे में आप ध्यान रखिएगा, जब कोई भी संतान अपने माता पिता के हूबहू हो। रविराज जी कह रहे हैं कि सर गैमेटोजेनेसिस का पी ग्रुप में नहीं डाले हैं। अच्छा, भेज देते हैं उसको। ठीक, क्लोन के बारे में कह रहे थे कि क्लोन क्या होता है, तो आप आमतौर पर इसको पीछे भी देखे थे, अभी भी थोड़ा एक बार कह देते हैं इसके बारे में। जो क्लोन के बारे में इतना ध्यान में रखना है आपको कि जब कोई भी संतान अपने माता पिता के हूबहू हो, एग्जैक्ट कॉपी हो, तो उसी संतान को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। तो क्लोन अलैंगिक जनन में बनता है, न कि लैंगिक जनन। तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे कि इसमें क्लोन नहीं बनता है। इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं कि इसमें संतान की उत्पत्ति में कितना समय लगता है बुआ, तो अधिक समय लगता है इसके कंपेरेटिव, यानी कि इसके तुलना में इसमें संतान की उत्पत्ति करने में अधिक समय लगता है। तो मोटा मोटी अभी जो हम ये 5 पॉइंट देखे हैं, पहला देखे हैं कि लैंगिक जनन में संतान की, रघुवंश जी कह रहे हैं हो जाएगा, ठीक है, वो समाप्ति कर रहे हैं। हाँ, कल हम लोग इससे आगे थोड़ा जानेंगे कि लैंगिक जनन में संतान की उत्पत्ति में 2 जनक भाग लेते हैं, जिसमें कि एक पुरुष होता है और एक स्त्री होती है। इसमें युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक के बारे में अभी बताएं, नर युग्मक मादा युग्मक का निर्माण इसमें होगा, जिसमें कि शुक्राणु का बात करते हैं। निषेचन की प्रक्रियाएं होती है। इसके अलावा इसमें क्लोन नहीं बनता है और इसमें संतान की उत्पत्ति में अधिक समय लगता है। यहाँ तक के पॉइंट को समझ